सभी को राधे राधे। और अपनी आज की जो शैली है वो है बीकानेर शैली, जिसका जो प्रारंभ है अपन मान सकते हैं कि वो 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। प्रारंभ याद रखिएगा, 16वीं सदी के अंत में। किसके समय में? राय सिंह के समय में। और कौन सा पुराण वो चित्रित है? भागवत पुराण है। ठीक है, याद रखिएगा। 16वीं सदी के अंत में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। समय किसका है? राव सिंह के समय चित्रित है, भागवत पुराण है। फिर बीकानेर नरेश राय सिंह अपने सेकंड ग्रेड में वैसे भी आता है। 1574 से 1612। इन्होंने क्या किया कि जो उस्ता अली रज़ा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, इनको कहाँ से लेके आए? ये इनको जब ये मुग़ल दरबार में थे तब इनको वहाँ से और अपने साथ बीकानेर है वो लेके आए। ठीक है, याद रखिएगा नाम उस्ता अली रज़ा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन है। ठीक है, राय सिंह का जो समय काल है वो भी याद रखिएगा, 1574 से 1612। और बीकानेर में 2 प्रकार के चित्र बने, मुगल कला से प्रभावित चित्र और एक स्थानीय चित्र। ठीक है, और इस पर जो मुगल कला के अतिरिक्त है और दक्षिण कला का भी प्रभाव है वो पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अनूप सिंह के काल में है वो दक्षिण कला का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि अनूप सिंह का जो शासन काल है वो बीकानेर शैली का स्वर्ण काल है वो माना जाता है। फिर यहाँ देखिए 1606 में नूर मोहम्मद बीकानेर आया और उसने राजा भोज राठौड़ का सुंदर वो चित्र बनाया। याद रखिएगा, नूर मोहम्मद। और राय सिंह के काल में उस्ता अली रज़ा और हामिद रुकनुद्दीन, ये 2 नाम याद रखिएगा। और बीकानेर पर जो दक्षिण कला का भी प्रभाव रहा है ये भी याद रखिएगा। मुगल कला का तो रहा ही है, दक्षिण कला का भी रहा है। और 2 प्रकार के चित्र हैं, एक मुगल काल से प्रभावित है और एक स्थानीय चित्र है। अनूप सिंह का जो शासनकाल है वो स्वर्ण काल है। फिर अनूप सिंह का शासनकाल इसका उत्कर्ष काल रहा है। क्यों? क्योंकि राम सीता लक्ष्मण उमा महेश्वर राधा कृष्ण के पौराणिक और धार्मिक चित्र वो बड़े पैमाने पर तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही मेघदूत, कालिदास का जो मेघदूत है, बीकानेर चित्रकला और मुगल कला के सामंजस्य को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एक तो ये लाइन, ये कालिदास के मेघदूत, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जिससे इसमें बीकानेर चित्रकला भी है और मुगल कला दोनों का सामंजस्य है। तो ये मेघदूत चित्र का संबंध भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। स्वर्ण काल वो याद रखिएगा। नूर मोहम्मद बीकानेर कब आया? 1606 में, और ये है अनूप सिंह के शासनकाल में। जबकि अली रज़ा और हामिद रुकनुद्दीन को कौन लेके आया? बीकानेर नरेश है वो राय सिंह है वो लेके आए थे। ठीक है, और मुगल कला के अलावा दक्षिण कला का भी इस पर प्रभाव है वो रहा है। अनूप सिंह के शासनकाल में जो चित्र बने हैं उनको कहते हैं विशुद्ध बीकानेर शैली का माना जाता है, मतलब वो प्योर बीकानेर शैली में बने हुए चित्र थे। विशेषताएं देखें तो मुगल कला की भांति बीकानेर चित्रों का जो रेखांकन है, ठीक है, वो बारीक है। एक बात तो याद रखिएगा, एक ये दक्षिण भारत की जो चित्रकला उससे प्रभावित है। दूसरी याद रखिएगा कि इसी के अनुरूप इसमें काले रंग की पृष्ठभूमि में हल्के रंग की रूप आकृति है। एक ही बात ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ये कलाकार है वो याद रखिएगा। एक तो इसमें है, एक तो मथेरण परिवार, ठीक है, जिसमें ये नाम याद रखिएगा, मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, चंदूलाल और शिवराम। ठीक है, ये चित्रकार थे किसके? मथेरण परिवार के। बीकानेर पर 2 परिवार का, एक मथेरण और एक उस्ता परिवार, 2 है। कौन कौन से? एक मथेरण, एक उस्ता। इसमें मुन्ना, मुकुंद, रामकिशन, जय, ये 2 तो किशन है, राम और जय। और यह है मथेरण समुदाय से संबंधित होते थे। मथेरण कौन है? जैन होते हैं। ठीक है, और चित्रकारों को क्या कहते हैं? महात्मा। ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मथेरण के जो चित्रकार है वो, और ये मथेरण समुदाय है और इनको चित्रकार है उनको क्या कहते हैं? महात्मा। फिर अनूप सिंह के काल में शासक के व्यक्तिगत चित्र, अपन ने देखा था कि जो मारवाड़ शैली थी उसमें जगत सिंह प्रथम का व्यक्ति चित्र बना है। तो यहाँ पे अनूप सिंह का व्यक्तिगत चित्र और भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, उस्ता परिवार में ये मेन तो ये है अहमद अली और शाहबुद्दीन, कायम और कासिम, ये याद रखिएगा। ये एक बार पढ़ लीजिए, अबू हमीद और शाह मोहम्मद है।
इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, कायम कासिम और अहमद अली और शाहबुद्दीन। ठीक है, ये मुस्लिम चित्रकार, इनको बोलते हैं उस्ताद, इनको क्या बोलते हैं, महात्मा। मथेरन वालों को महात्मा और इनको उस्ताद है। ठीक है, और ये इसकी एक विशेषता है कि चित्रकार चित्रों पर नाम और डेट, अब तक नाम और डेट अपन ने कहीं नहीं देखा, तो यहाँ नाम भी मिलता है और डेट भी है वो मिलता है। फिर ये देखिए, हरमन गोइट्स ने बीकानेर शैली के लघु चित्र के बारे में एक पुस्तक भी लिखी है, आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। ठीक है, याद रखिएगा, हरमन गोइट्स है। एक ये यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है कि इसमें आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया है। किसको, सुनहरे छल्लों से युक्त और मेघ आच्छादित। बरसते बादलों में सारस और मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ, ये इसकी विशेषता, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मथेरन परिवार, मथेरन और उस्ता परिवार, ये दो परिवार याद रखिएगा। दक्षिण शैली का प्रभाव याद रखिएगा, स्थानीय शैली में भी बने हैं उस्ता अली रज़ा और रुकनुद्दीन हामिद रुकनुद्दीन। ये राय सिंह के काल में, राय सिंह के काल में भागवत पुराण वो चित्रित है। बीकानेर शैली का जो प्रादुर्भाव है वो 16वीं शताब्दी के अंत में है। अनूप सिंह का काल है वो स्वर्ण काल है, क्योंकि अनूप सिंह के काल में एक नूर मोहम्मद भी बीकानेर आया था, और इनके काल में ही है जो बीकानेर की जो चित्रकला है वो दक्षिण कला के प्रभाव में है वो आई थी। ठीक है, तो इनका एक मेघदूत का संबंध भी यही से, क्योंकि उसमें बीकानेर और मुगल कला दोनों का सामंजस्य भी देखने को मिलता है। अब अगर अपन किशनगढ़ शैली की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो ये सबसे ज़्यादा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित एक तो ये थी और एक थी नाथ द्वारा। ठीक है, ये दो बात तो याद रखनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे राधा कृष्ण के वो विषय वो रहे हैं। किशनगढ़ शैली को भारतीय कला के इतिहास में, केवल राजस्थान की नहीं, भारतीय कला के इतिहास लघु आश्चर्य की संज्ञा वो दी गई है। यहाँ ये देखिए इम्पोर्टेंट है, प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन, जैसे अपन ने देवगढ़ शैली को देखा था। ठीक है, वैसे इसको प्रकाश में लेके आए एरिक डिक्सन। इन्होंने बनी ठनी, जिसको कहते हैं भारत की मोनालिसा, और इसमें प्रकाश में लाने में दो हैं, एरिक डिक्सन और एक फैयाज अली। इम्पोर्टेंट है, एक तो लघु आश्चर्य की संज्ञा किसको दी है, ये भी वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। और अपन ने देखा था जो कोटा शैली थी वो भी लास्ट में आते आते उस पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। नाथ द्वारा स्पेशली वल्लभ संप्रदाय से वो प्रभावित थी। किशनगढ़ भी वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। याद रख, यहाँ पे रख सकते हो कि 1609 में किशनगढ़ की वो नींव रखी गई। तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली वो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक सावंत सिंह याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सावंत सिंह बाद में किस नाम से काव्य साहित्य में नागरीदास के नाम से वो विख्यात है। तो क्या क्या याद रखना है, 1609 में किशनगढ़ की नींव रखी, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है, इस शैली को लघु आश्चर्य की संख्या दी गई है। प्रकाश में एरिक डिक्सन और फैयाज अली वो लेके आए थे। इसकी जो बनी ठनी पेंटिंग है और उसको भारत की मोनालिसा है वो कहा गया। इसमें मुख्य जो है मतलब शैली का जो विकास में वो है राजा सावंत सिंह, जिन्हें साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, नागरी दास। सावंत सिंह का आपको काल है वो याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन सावंत सिंह का जो युग है वो स्वर्ण युग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सावंत सिंह एक चित्रकार भी थे और एक राजा भी थे। अब ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनके दरबार में निहाल चंद, ठीक है, निहाल चंद ने कवि नागरीदास की बनी ठनी के प्रति प्रदर्शित प्रेम को राधा कृष्ण के रूप में सजीव रूप से दिखाया। तो बनी ठनी है वो, ठीक है, कौन थी, नागरीदास जी की प्रेयसी थी। ठीक है, किसने बनाया उसको, निहाल चंद ने। तो बनी ठनी किसकी कृति होगी या किसके द्वारा चित्रित होगी, निहाल दास के द्वारा। निहाल दास ने बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया है। और इस पे देखिए 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट भी है वो जारी किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, डाक टिकट है वो अब तक अपन ने नहीं देखा, यहाँ पे जारी किया गया है। निहाल चंद की बनी ठनी, नागरीदास याद रखिएगा, और डिक्सन और फैयाज अली जो इसको प्रकाश में लेके आए वो याद रखिएगा। भारत की मोनालिसा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांदनी रात की संगोष्ठी, इसका चित्रण किया है अमरचंद ने। एक तो निहाल चंद की बनी ठनी और एक अमरचंद की चांदनी रात की संगोष्ठी, याद रखिएगा कि दोनों नागरीदास से संबंधित हैं। फिर बनी ठनी की क्या क्या विशेषताएं हैं कि एक तो इसमें खंजन पक्षी, पक्षी याद रखिएगा, खंजन पक्षी है। ठीक है,
और एक लंबी तीखी नासिका, ठीक है। भावपूर्ण चेहरा, ये इम्पोर्टेंट याद लगे, भावपूर्ण चेहरा, ठीक है। और नाक के नीचे लटकता मुक्ताफल और एक चूड़ामणि, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अब बनी ठनी के उपनाम कौन है? विष्णु प्रिया, नागर रमणी, मतलब राधा के रूप में बनाए इसलिए विष्णु प्रिया, नागर रमणी, कलावंती, उत्सव प्रिया, रसिक बिहारी, ठीक है। और भारत की मोनालिसा भी इनको कहा गया है। तो याद रखिएगा, निहाल चंद जिन्होंने क्या बनाया? बनी ठनी। अमरचंद, चांदनी रात की संगोष्ठी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, उनकी मृत्यु के बाद भी चलती रही पिछवाई। पिछवाई का संबंध नाथद्वारा से भी है और यहाँ से भी, क्योंकि दोनों वल्लभ संप्रदाय से वो प्रभावित है, ठीक है। तो अमरचंद और सीताराम ने इसके बाद में, निहाल चंद के बाद में इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई है। अब किशनगढ़ शैली की अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो जैसे नाथद्वारा में स्पेशली पीले रंग का प्रयोग था, वहाँ यहाँ हरे रंग का है, ठीक है। यहाँ स्पेशली हरे रंग का है। सभी तो आपको नहीं याद रहेंगी, मेन पॉइंट जैसे खंजन पक्ष याद रखिएगा, भावपूर्ण चेहरा याद रखिएगा, और नाक के नीचे लटकता मुक्ता फल वो याद रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट याद हो तो फिर याद आ जाता है सब कुछ। ये हरा रंग याद रखिएगा, और एक ये यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे बीकानेर में अपन ने देखा ना कि बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ और मेघ आच्छादित दिखाए हैं, ठीक है, आकाश को। ऐसे कमल से भरे सरोवर, ठीक है, फूलों से परिपूर्ण उपवन, आकाश में छिटके तारे और चंद्रमा, खेतों में लहलाती श्यामल धरती, दूध जैसे चांदनी, कदली और आम्रकुंज, ये दोनों याद रखिएगा। खंजन पक्षी है और यहाँ पे एक कदली है और एक आम्रकुंज है। अपन ने एक कदली नाथद्वारा में भी देखी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट विशेषता है, कौन सी? नाक का आभूषण अनोखे ढंग का है, कौन सा है? बेसरी। यहाँ पे दो काम होते हैं, एक तो आपको आभूषण का पता चलता है कि ये बेसरी है, उसका संबंध कहाँ से है? नाक से, ठीक है। नाक आभूषण है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है? किशनगढ़ चित्रशैली में वो किया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अन्य चित्र है, अपन ने दो तो देखे, बनी ठनी, और एक कौन सा देखा था? चांदनी रात की संगोष्ठी, वो अमरचंद की है, और बनी ठनी निहाल चंद की। एक दीपावली, सांझी लीला, डायरेक्ट पूछ लेंगे। नौका बिहार, बनी ठनी है, ये किसकी है? निहाल चंद की, ठीक है, ये याद रखिएगा। लाल बजरा, राजा सावन सिंह की पूजा, और बनी ठनी तांबुल सेवा, द डिवाइन कपल, नागर समुच्चय, ठीक है, इनका चित्रण किसने किया है? मोरध्वज निहाल चंद ने किया है सभी, ये याद रखिएगा। द डिवाइन कमल और एक तांबुल सेवा, और इसका नागर समुच्चय का चित्रण मोरध्वज निहाल चंद है, ठीक है। याद रखिए, इनको नाम को 2-3 बार पढ़ेंगे, इतने में याद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है चित्रकार से, तो एक अमीर चंद है, अपन ने जो पढ़ा वो अमरचंद है। इसमें देखिए ज़्यादा ध्वज आ रहा है, ध्वज और ध्वज, तो 2-3 तो ऐसे याद रह जाएंगे। छोटू याद रखिएगा, ठीक है। नानक राम, ये नानक राम है, और उदय सिंह के काल में थे वो थे नाना राम, ठीक है, वो मेवाड़ से थे। ये सवाई राम, ये आया हुआ है। लाडली दास, ये याद रखिएगा। बदन सिंह अमरू, छोटू, अमीरचंद, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, नानक राम, सवाई राम, लाडली दास, ये याद रखिएगा। अमरू और बदन सिंह, ठीक है। उसके बाद में अपनी आती है जैसलमेर शैली। इसमें देखिए क्या होगा कि इस शैली के संरक्षक कौन है? हर्राज भाटी। आजकल जो मतलब अपन देखते हैं कि ये बड़ी शैली, ये इम्पोर्टेंट है, आजकल वहाँ से क्वेश्चन पुट होता है जो अपन छोड़ देते हैं, मतलब जहाँ अपन सोचना बंद कर देते हैं वहीं से आरपीएससी और आरएसबी ने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जैसलमेर में हर्राज भाटी और रखे सिंह थे, परंतु मूलराज भाटी द्वितीय का काल है, वो स्वर्ण काल है। तो स्वर्ण काल किसका है? इनका है, मूलराज भाटी का। संरक्षक कौन है? हर्राज भाटी और रखे सिंह। और सबसे ज़्यादा कल्पनाशीलता वाले चित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिए। मुम्मल का संबंध जैसलमेर से है, ठीक है, और ये कल्पनाशील डायग्राम है, ठीक है, चित्र है। बाहरी शैलियों का सबसे कम प्रभाव रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, अभी पूछा भी है क्वेश्चन। एक तो ये जो सबसे ज़्यादा कल्पनाशीलता वाला, ठीक है, वाला चित्र मुम्मल,
एक तो ये और एक सबसे कम प्रभाव इसका रहा है। एक ये मूलराज भाटी याद रखिएगा, इनका काला व स्वर्ण काला, और इसी के साथ अपना चित्रकला का टॉपिक है वो पूरा होता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए। राधे राधे।